बहुत जल्दी-जल्दी में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा रिश्ता था इसलिए मेरे मम्मी-पापा मना नहीं कर सके और मेरी शादी करा दिया और देखते ही देखते मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे ससुराल में आए हुए 5 दिन हो गए थे और मुझे अपने पति की रूटीन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। वह रोज़ाना रात को दूध पीना पसंद करते थे पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी-छोटी बातों को मैं भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं सर पे सवार कर लिया करती थी। फिर घंटों उसके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे पति मुझे इस बात की याद करवा रहे थे कि रोज़ाना रात को याद से दूध का गिलास कमरे में ले आया करो। मुझे दूध पीने की आदत है और फिर मैं उनके इस बात को भूल गई थी। जब एक दिन वह कमरे में आकर मेरे पास खड़े हो गए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यह बात पूछा। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फ़ौरन अपनी जगह से उठी और किचन में चली गई। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो यह देखकर सहम गई क्योंकि मेरे सास-ससुर के कमरे से अजीबो-गरीब सिसकियाँ भरी आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास बार-बार एक ही बात कही जा रही थी, "अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं। तुम तो बहुत ताकतवर हो, मगर मैं कमज़ोर हूँ।" तब मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी, "इसमें थकने वाली कौन-सी बात है? अभी से तुम थक गई हो? चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। यह सब सुनकर मैं हक्का-बक्का हो गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे रूह में यही बात घूम रही थी। आखिर मेरे ससुर तो देखने में हड्डी के ढांचे जैसे हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह इतने ताकतवर थे। वह इस उम्र में भी मेरी सास की चीखें निकलवा देती। मैं भी ऐसा ही पति चाहती थी। मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इस बारे में सोचते-सोचते सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास रोज़ की तरह घर के काम-काज कर रही थी। उनका मिज़ाज बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वह पूरी रात यह सब कर रही है। दिन को काम से जब मेरे ससुर घर आए तो फ़ौरन ही उन्होंने मेरी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। अब अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची यह देखकर हक्का-बक्का रह गई। रात वाला खेल फिर से शुरू हो चुका था। फिर से मेरी सास वही बात को लेकर तकरार किए जा रही थी। मैं थक गई हूँ, बस करो और रहम करो मुझ पर। इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है। यह सब अब मैं सह नहीं सकती और मैं हैरान परेशान थी। मैं वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इतनी ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से यही आवाज़ें गूंज रही थी। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वह इतनी देर तक एक ही वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इतनी ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से यही आवाज़ें गूंज रही थी। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे थे और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतने देर तक एक ही काम किए जा रहे हैं और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा है। अब मैं दिल ही दिल में यह जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है। 20 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उसके चेहरे नॉर्मल थे, मगर दोनों हाथ अपने कमर पर रखे हुए थे और हाँफते हुए कह रही थी, "यह कमर का दर्द ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा।" उसकी यह बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते-कहते रुक गई थी। अब मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है। मगर उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उसके ऊपर ही होता था। मेरे पति अपने बाप से बहुत अलग थे। वह बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे। मैं अक्सर आधी रात तक जागती रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास-ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था। मैं यह सोचने लगती थी कि वह भी तो है जो इस बुढ़ापे में भी ज़िंदगी की किस तरह से मज़े ले रहे हैं।
मेरे पति इस बार भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज़्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे ससुर की तरह होते तो आज मैं भी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे ज़हन में मेरी सास की आवाज़ें गूंजने लगीं, जब वह ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी करो, अब छोड़ भी दो, मेरी हो गई है। और यह बात मेरे वजूद में एक लहरों की आग लगा जाती थी। तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झाँक कर देखूं, आखिर वे दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर जी क्या खाते हैं जो उनकी ताकत उफान मरती रहती है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छिपा कर रखी होगी और मैं वह चीज़ देखना चाहती थी। उस वक़्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास-ससुर के कमरे के बाहर आ गई थी। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि वे दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाज़ें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर को कह रही थी, "तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। तुम जानते हो कि अभी मुझ में इतना दम नहीं है।" मेरे ससुर कह रहे थे कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झाँक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ आवाज़ बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी थी तो मेरे पति अजीब से अंदाज में बोले, "तुम्हें इस वक़्त कहाँ से आ रही हो?" उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा और मुकेश अपनी जगह से उठकर बैठ गए। फिर वे मुझे अजीब से नज़रों से देखते हुए बोले, "तुम समझ क्या रही थी कि मैं सो रहा हूँ? तुम कुछ भी कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा।" उनका अंदाज मुझे हैरान परेशान कर गया था। वह कहने लगे, "सच-सच बताओ, कहाँ गई थी तुम?" मैं तुरंत से हड़बड़ाकर रह गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं बाहर सहम में गई थी और इसमें क्या बुराई है? मैं काँपते हुए लहजे में बोली। तो एक पल के लिए मुकेश चुप हो गए। फिर वह थोड़े नरम होकर बोले, "तुम्हें किसने कहा था कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर सहम में जाने को? अगर आगे से तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना। तुम्हें अकेले कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं।" इतना कहकर वह फिर से नींद की वादियों में खो गए थे। यह जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफ़ान मचल रहा था। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी और ना जाने कब मैं भी नींद की आगोश में चली गई। मैं अब दिन-रात उनकी वही आवाज़ सुनती थी जो मेरे अंदर आग पैदा कर देती। मैं सोचती थी कि आखिर देखूँ तो सही कि वे दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अब वह घर वापस 2 दिन के बाद ही आएँगे। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा-सा ख़्याल आया। मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस ख़्याल पर अमल करूँ, तो मैं इस बारे में जान सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी सास-ससुर शाम को खाने के बाद बाहर टहला करते थे और एक-दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती थी। इस उम्र में भी इतना समय साथ गुज़ारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी। छोटी-छोटी बातें वे दोनों एक-दूसरे से करते थे। बाकी मेरी ज़िंदगी उन दोनों से काफ़ी अलग है। ये दोनों इस उम्र में पहुँच जाने के बावजूद भी अभी तक ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुज़ार रहे हैं और हम दोनों हैं। उस दिन मैंने जल्दी-जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए और फिर अपने सास के कमरे में जाकर छिप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं तो उन दोनों को देख सकती थी, मगर वे दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। फिर रात को वे दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर उन दोनों की देखने की उत्साह में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर से जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा। मेरा नाम संजना है। मेरे परिवार में माता-पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माता-पिता भाई से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वह मेरी हर फ़रमाइश और ज़िद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और ज़िद्दी थी। उस वक़्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मेरी रूपा नाम की लड़की के साथ दोस्ती हुई
थी। रूपा बहुत अच्छी लड़की थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वह अच्छी शख्सियत की मालकिन थी। जब वह मेरे हुस्न और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करती, तो यह देखकर मैं खुशी से झूम जाती थी। कॉलेज में तरह-तरह के लड़के-लड़कियाँ थे और बहुत से नज़र भी मिलते थे। उनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मुझसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और जब वे सबके बारे में बातें करती थी, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती थी, तो यह देखकर मेरे जज़्बात भी उड़ान मारने लगता था और मैं भी उन्हें देखकर सोचती थी, देखने में तो वह बिल्कुल मामूली शक्ल-सूरत थे, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इज़हार किया था, मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड-प्यार देने के बावजूद भी मुझे इस मामले में आज़ादी नहीं दी थी। मुझे उन लड़कियों को लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में यह बात आम थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माता-पिता यह सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझे पर बुरी तरह से आशिक था। वह मेरे आगे-पीछे घूमता-फिरता रहता था। मुझसे बात करने के बहाने ढूँढता, मगर मैं उसकी शक्ल तक देखती नहीं थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज नहीं जा सकती थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वह लड़का मेरे घर तक चला आया, तो यह बात मेरे माता-पिता को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इज़हार करने लगा। वह कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें। जब मैं उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई। वह लड़का रोज़ मेरे घर के पास घूमता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। पर उसने बहुत ज़िद की, बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इज़हार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे उस हालत में देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे। फिर मुझे लेकर घर आ गए। घर आकर पापा ने मुझे भी एक थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी करा दी। आज मैं सास के कमरे में रात जाने के लिए छुपी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे पति इस हद तक मुझे खुश नहीं कर पाते थे और तभी मैं यह राज जानना चाहती थी। आखिर वह ऐसी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति से वही चीज़ इस्तेमाल कराऊँ। यही देखने के लिए उस दिन मैं उसके कमरे में छुप गई थी। उस रात मैंने जो देखा था, वह मुझे हैरान परेशान कर गई थी। इतनी देर से मैं बालकनी से उन दोनों की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद फिर मैं बेखुदी की आलम में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वह सब करने लगी थी। पहले तो उन्होंने मुझे हैरान की नज़रों से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उस वक़्त मैं उनके कमरे में मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़-रगड़ के साफ करने लगी। ना जाने वो कौन-सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वह लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाले चेहरे लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी, "आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है?" मेरा पति कहने लगा, "नहीं, कुछ नहीं। ना जाने उसे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था। आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था।"
उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब-अजीब सा ख़्याल आ रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत ख़राब होना। मुझे इस सब चीज़ों के पीछे मुझे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और यह आदमी वह था जो मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वह मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें माँ-बाप की याद ज़्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर ना में हिला दी थी और आँखें बंद करके अपना सर अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फँस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे अपने माँ-बाप की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अपनी सहेलियों, अपना घर, अपना आँगन सब कुछ मुझे बहुत याद आ रही थी। जैसे मैं सभी परेशानियों और बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। अगले दिन भी मेरे पति घर पर नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपने सास-ससुर के कमरे में रात गुज़ारूँ। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, तभी वह मुझे गुस्से से कहने लगी, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर ऐतराज़ है? जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर ऐतराज़ नहीं है, तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं? उसी वक़्त मेरे ससुर भी वहाँ आ गए। वह हम दोनों को बात करते देखे तो वह हमारे पास आकर खड़े हो गए। सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने दबी हुई आवाज़ से कहा कि माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से वाले चेहरे के साथ उन्हें देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। इसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर। फिर तुम उसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती, तुम उसे तो करने दे सकती हो। फिर उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूँगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ कह देती तो मुझ पर गुस्सा करने लगते। यह सब बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पति एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके ज़हन में जब कोई बात आ जाती है तो उनको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब शुरुआती दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वह मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आँखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरे सास ने भी कुछ ऐसा-वैसा कह दिया तो मैं क्या करती? वह तो अपनी माँ की ही सुनेंगे, उन्हें ही वह सच्चा करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूँगी, उनके साथ मिलकर रहूँगी और गुस्सा नहीं दिखाऊँगी। वह मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश ना करे। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेटी थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊँ और जैसे मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसे ही सुकून हासिल करूँ। मगर फिर जब अपनी सास का रवैया याद करती हूँ तो मैं चुप रह जाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मेरे ससुर खड़े थे। वह मुझे हैरान नज़रों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे, जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से यह सब कह रही हो, उनके डर की वजह से मना कर रही हो। तुम फ़िक्र मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा दिया है, अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई तो देखा कि वह दोनों वही काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई।
आज तो मेरी सास कल से भी ज़्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह हाँफना शुरू हो गई थी और मेरे ससुर को कहने लगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं यह सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? दिन-ब-दिन बहुत ही कम वक़्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो। तुरंत यहाँ पर आओ, अगर अब से तुरंत बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई थी। काफ़ी देर तक हम उसी काम में बिज़ी रहे। कुछ देर बाद मेरे सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि आज बस मेरी हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं। उसके बाद हम दोनों ही यह काम करते रहे और फिर काफ़ी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, थक गई हो और जैसे ही आकर बेड पर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। फिर मैं सोचने लगी कि आज तो मुझे कल से भी ज़्यादा सुकून हासिल हुआ। आज मेरे पति को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के कपड़े पहने, मेकअप किया और अच्छी सी परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनका कॉल आया कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी कि मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारी कर दी थी। आज रात के लिए क्या-क्या कुछ सोच लिया था और वह घर पर नहीं आएँगे। मैं यही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। जब उनकी नज़र मेरे हुलिये पर पड़ी तो वह अजीब अंदाज़ में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी तारीफ़ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वह कहने लगे कि अभी फ़ौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों वही सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़ ही यह काम करूँ। अगले दिन मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। वह मुझे अपनी बेताबियाँ, अपनी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे। मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई कि आखिर उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उसके बाजू पर सर रख दिया और फिर शांत नींद में सो गई थी। अब मैं रोज़ अपने पति के सोने के बाद सास-ससुर के कमरे में चली जाती थी। फिर आधी रात तक हम उसी काम को करते रहते थे। जब एक रात मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे पति सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई थी तुम? मैंने उनके पास बैठते हुए कहा कि मैं आपकी माँ के कमरे में थी। यह सुनकर वह हैरान रह गए कि तुम इस वक़्त मेरे मम्मी के कमरे में क्या कर रही थी? वह शक की नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम था इसीलिए गई थी। वह चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब हर दूसरे-तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास-ससुर के कमरे में जाने लगी, तो मेरे पति मुझसे यह बात पूछने लगे कि कौन-सा काम करने जाती हो मम्मी के पास? मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगी तो मुकेश ने मुझे खींचकर बेड पर ढकेल दिया। वह गुस्से से बोलने लगे। उनको इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई और डर की वजह से बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को मेरे पति से काम था, इसीलिए मुकेश ससुर जी के साथ चले गए, तो मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मुकेश सोए नहीं थे। वह मुझे तलाश करते हुए सास-ससुर के कमरे में आ गए और यह सब देखकर एकदम हैरान हो गए। जब हमें एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखे तो उनकी चीखें निकल गई। वह कहने लगे, "यह सब आप लोग क्या कर रहे हैं?" तभी मेरी सास ने अपना दूसरा पैर ज़मीन पर रख दिया और सोफ़े पर बैठते हुए बोली,
काफ़ी दिनों से तुम्हारे पापा यह पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े रहकर पूजा करने से भगवान बहुत खुश होते हैं और इंसान को वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पापा तो कितने देर तक इस काम को करते रहते हैं। ना जाने यह दोनों क्यों नहीं थकते। यह देखकर मेरे पति ने मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और कहने लगे, हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी भी यह किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती। यह बात उन्होंने खुश अंदाज में कही थी। यह सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन फिर मेरे पति ने हम सबको समझाया कि ऐसी वहम पालना ठीक नहीं है। भगवान को अगर ऐसे ही पूजा अपने सच्चे मन से करें तो भी सब ठीक रहता है। बहुत समझाने के बाद मेरे ससुर जी मान गए और फिर एक आम आदमी की तरह ही रहने लगे। वह अब सुबह-सुबह नहाकर भगवान को ध्यान कर लेते और हम लोग ने भी अपने आप को सुधार कर अच्छे से रहने लगे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।